गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक। गुड इवनिंग। और हाँ, आज से मेरे सामने एक स्टूडेंट एंड का भी मेरे एक फ़ोन में चलेगा, ठीक है। तो आप एनी टाइम कोई कमेंट करते हैं वो भी मुझे दिखेगा। एंड सेकंड थिंग कि स्टूडेंट एंड पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, वो भी मुझे दिखता रहेगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि बेहतर है। कल कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगी थी, तो फाइनली मैंने अपने एक फ़ोन में जो है इसको अपना ही कोर्स मैंने खुद से परचेज किया और स्टूडेंट एंड पर देखने के लिए मैं रेडी हो गया। तो जब मैं क्लास लेता रहूँगा तो मेरे एक फ़ोन में ये क्लासेस चलती रहेंगी और हम ये देख पाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। सो लगभग 10-11 की संख्या हो गई है और आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास हम लोगों ने क्या एंड किया था? रिफॉर्मेशन, ठीक है। तो आज हम लोग न्यू क्लासिसिज्म बिगिन करेंगे, न्यू क्लासिसिज्म खत्म करेंगे। देयर आफ्टर अगर समय रहता है थोड़ा बहुत तब रिफॉर्मेशन रोमांटिसिज्म की चर्चा करेंगे, अदरवाइज न्यू क्लासिसिज्म करके आगे बढ़ेंगे, ठीक। सो बिगिन करते हैं न्यू क्लासिसिज्म, ठीक। तो हम लोगों ने एक, चलिए थोड़ा सा वापस स्लाइड पर चलते हैं ताकि कुछ आपको लिख करके हम एक बैकग्राउंड दे सकें। देखिए हम लोगों ने जो एक बातचीत की थी हिस्ट्री की, तो अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चलते चले तो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं चलते हैं। हम लोगों ने कहाँ से बात की थी? 16 ईयर, सॉरी 16 नहीं, 15, सीधे सीधे 1500 लेते हैं। यहाँ से एक रेनासा की बिगनिंग थी एंड देयर आफ्टर इसी के पैरेलल में एक दूसरा टाइम भी था जिसको हम लोगों ने कहा था 1517, ठीक है। तो 1500 और 1517 ये दो डेट्स से हम लोगों ने बिगिन किया था। ये था वो डेट जब रेनासा आया था और ये वो डेट थी जब रिफॉर्मेशन बिगिन हुआ था, ठीक है। रिफॉर्मेशन बिगिन हुआ था, ठीक। और ये दोनों लगभग पैरेलली चलते चलते कहां तक आए थे? 17th सेंचुरी, ठीक है। 17th सेंचुरी में अगर आपको याद हो तो हमने आपको एक प्योरिटेनिज्म बताया, जो प्योरिटन टर्न था कब तक था? 1660 तक था, जबकि रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, ठीक है, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, यहां तक कहीं ना कहीं रिफॉर्मेशन की चर्चा थी। अच्छा एक मिनट, तो ये समथिंग
ठीक है, ठीक है, यहाँ तक की चर्चा हम लोगों ने की थी कि मतलब जो रेस्टोरेशन सॉरी रिफॉर्मेशन और द रेनासा, इन दोनों का जो कहीं ना कहीं मिला जुला असर था वो 1660 तक आकर के खत्म हो जाता है। 1660 में प्योरिटन गवर्नमेंट जो थी वो एंड हो जाती है और उसी के साथ साथ एक नई बिगनिंग होगी, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे नियो क्लासिसिज्म। ठीक है, तो नियो क्लासिसिज्म रफली अगर हम लोग इसको माने तो सीधा सीधा हम लोग बात कर सकते हैं रफली इसको फ्रॉम 1660 ऑनवर्ड्स। ठीक है, 1660 से कहां तक, टिल 1789 और 1798। इसी को अल्टरनेटली एक डेट और कही जाती है 1780, ठीक है, या फिर 1780s। ठीक, क्यों कहा जाता है उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। या फिर रफली अगर दूसरी बात करें फ्रॉम मेच्योरिटी ऑफ जॉन ड्राइडन टू द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेट्स, publication of lyrical ballads। ठीक है, तो इसको जो एक क्लासिसिज्म क्या है, क्लासिसिज्म इज अ मूवमेंट एज वेल एज अ पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इसको हम लोग एक पीरियड ऑफ हिस्ट्री और साथ ही साथ मूवमेंट दोनों के रूप में देखेंगे। एंड इट बिगिंस आफ्टर द एंड ऑफ द रेनासा एंड द रिफॉर्मेशन। ठीक है, एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर्स ऑफ, या फिर यूं बात कहें कि आउट ऑफ द अदर राइटर्स, टू राइटर्स वर द मोस्ट प्रोमिनेंट पोइट्स। ठीक है, अगर हम ड्रामेटिस्ट हटा दें और एसेइस्ट हटा दें, उन सबको अगर हटा दिया जाए तो मोस्ट प्रोमिनेंट जो राइटर्स इस मूवमेंट में रहे वो कौन थे? जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप। John Dryden can be seen as a link between the Puritanism and the Neoclassicism। ठीक है, प्योरिटेनिज्म और न्यू क्लासिसिज्म के बीच में उनको एक लिंक के रूप में देखा जा सकता है, बिकॉज ही बिगन हिज राइटिंग बिफोर द रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन के पहले उन्होंने अपनी राइटिंग बिगिन की एंड ही सेलिब्रेट द ओलिवर गोल्डस्मिथ, सॉरी नॉट ओलिवर, ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल को भी उन्होंने अपनी पोएट्री में सेलिब्रेट किया। एंड व्हेन मोनार्की वाज रीएस्टैब्लिश्ड ही वेलकम द न्यू किंग चार्ल्स सेकंड by writing two works, that is one is Astrea Redux, that means star reestablished. Here star is actually allegorize or symbolize King Charles II, because that is the reestablishment of the monarchy, क्योंकि यहाँ पर ये मोनार्की का रीस्टैब्लिशमेंट था। ठीक है, तो उन्होंने उसका वेलकम किया। एंड देयर आफ्टर दूसरा एक पोएम और लिखा था, दैट वाज पैनेजेरिक पोएम, दैट इज मेडल। ठीक है, द मेडल। ठीक, तो ये जो द मेडल थी एंड जो एक पोएम मैंने बताई एस्ट्रिया रिडक्स, दोनों एक पैनेजेरिक पोएम्स हैं इन द प्रेज ऑफ द न्यू किंग चार्ल्स सेकंड। ठीक है, सो इनको एक लिंक के रूप में देखा जा सकता है जॉन ड्राइडन को, फ्रॉम द प्योरिटन एरा टू द न्यू क्लासिसिज्म, एंड हियर बिगिंस न्यू क्लासिसिज्म। अब ये न्यू क्लासिसिज्म है क्या
और इसमें और क्या राइटर्स थे, क्या क्या वो प्रोमिनेंट ट्रेंड्स थे, उन पर चर्चा करते हैं और आगे की बातें थोड़ा सा समझते हैं. सो न्यू क्लासिकल पीरियड इज यूजुअली टेकन टू बी द 100 odd years Caesar Crissa, that is 1660 to 1780. सीधे सीधे ऐसी बात करें कि फ्रॉम द ड्राइडेंस मेच्योरिटी टू जॉनसन्स डेथ 1784. और अगर रोमांटिसिज्म की बात की जाए तो रोमांटिसिज्म फॉलोड दिस न्यू क्लासिसिज्म, बट द प्रॉपर बिगिनिंग ऑफ दिस रोमांटिसिज्म इज कंसिडर्ड फ्रॉम द French Revolution, that is 1789, or the publication of lyrical ballads by William Wordsworth and S.T. Coleridge in the year 1798. लेकिन अगर हम लोग स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, देन इन इंग्लिश लिटरेचर इन इंग्लैंड रोमांटिसिज्म कैन बी कंसीडर्ड प्रॉपरली from the publication of the lyrical ballads by William Wordsworth and S.T. Coleridge. And the preface of this lyrical ballads written by William Wordsworth, that was published in the year 1800, can be considered as, or not only can be but is considered as the Magna Carta of the Romanticism. ठीक है. तो जो लिरिकल बैलेड्स है उसका जो प्रीफेस लिखा विलियम वर्ड्सवर्थ ने, उसको रोमांटिसिज्म का एक तरीके से मैग्ना कार्टा माना जाता है. एंड उसके साथ ही साथ यहीं से रोमांटिसिज्म की प्रॉपर बिगिनिंग मानी जाती है. तो सो इन द मैटर ऑफ इंग्लैंड we can consider the date from 1660 to 1798. बात ये भी सही है कि before 1798 when there was pre-romantic writers, that is William Blake, Thomson and several others that used the romantic spirit, that have that have presented the romantic spirit in their works, in their poems. So they are considered as precursor of the romanticism and pre-romantic poets. And there was graveyard school of poets and naturalist poets, they are actually precursors of the romanticism. So जो एक romanticism की एक बिगनिंग थी वो कहीं ना कहीं विलियम ब्लेक से शुरू हो जाती है, विलियम ब्लेक से ही बिगिन हो जाता है. दैट्स व्हाई द एंड डेट इज नॉट एग्जैक्ट. ठीक है. तो कुछ क्रिटिक्स, कुछ हिस्टोरियंस 1780 मानते हैं, या डेथ ऑफ जॉनसन लेते हैं 1784 लेते हैं, एंड सम टेक्स द डेट एज फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट वाज इन 1789. सो वी कैन कंसीडर द डेट एज 1780s और 1790s. 1790s की बात करें, 1798 द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेट्स. ठीक है. और अगर दोनों ही डेट्स, दोनों ही डिकेड्स को एक साथ की बात करनी हो, देन हम लोग कह सकते हैं द एंड ऑफ द 18th century, means from the mid of the 17th century to the end of the 18th century is the time period of neoclassic period or neoclassicism. ठीक है. Apart from main dramatist of England of the Restoration period, the most prominent authors, writers of neoclassical period are John Dryden, जोनाथन स्विफ्ट. जोनाथन स्विफ्ट का नाम आपने सुना होगा, एंड जोनाथन स्विफ्ट के कुछ वर्क्स आपने मे बी टाइटल्स सुने होंगे, जस्ट लाइक गुलिवर्स ट्रैवल एंड द बैटल ऑफ बुक्स, टेल ऑफ अ टब. दीज आर वेरी फेमस वर्क्स written by Jonathan Swift. ठीक है. Dryden is very most important writer of this neoclassicism, and his satires are very important works of this neoclassicism, satires as well as political allegories. ठीक है. So
Next writer, that is Joseph Addison. Joseph Addison is one of the most important periodical writers who established several periodicals like Tatler, Spectator, The Rambler, etc. And Richard Steele was also the collaborator of Joseph Addison, and he also collaborated in the periodical publications like Spectator, Tatler, and Rambler, etc. That is Joseph Addison, Richard Steele, and Alexander Pope is the father figure writer and most influential writer in the period or in the movement of neoclassicism. Apart from these five, Lord Chesterfield, Henry Fielding, one of the precursors, one of the four wheels of the novel, ठीक है, means the beginners of the novel in English literature, in English language. तो इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश लिटरेचर में नॉवेल्स की बिगिनिंग करने वाले राइटर्स में से हेनरी फील्डिंग एक है. चार ऐसे राइटर्स हैं जिनको पिलर्स ऑफ इंग्लिश, फोर पिलर्स ऑफ और फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है. तो उन फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल में से एक है मिस्टर हेनरी फील्डिंग. हेनरी फील्डिंग के अलावा जो है रिचर्डसन, एंड रिचर्डसन के अलावा स्टर्न. ठीक, ये तीन नाम याद रखिएगा, बट यहाँ पर हमने एक नाम मेंशन किया, हेनरी फील्डिंग. And after that, Johnson, Samuel Johnson is a very important figure in 18th century criticism. His dictionary that was published in 1755, and his most famous critical work, that is a landmark in autobiographical criticism, Lives of the Poets. That was very important work. And Oliver Goldsmith, Edward Gibbon, ठीक है, ये सारे प्रोमिनेंट राइटर्स हैं जिनको हम लोग न्यू क्लासिसिज्म में कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, आगे बात करेंगे. द मोस्ट राइटर्स ऑफ दिस पीरियड वर ट्रेडिशनलिस्ट. एक्चुअली में व्हाट इज दिस न्यू क्लासिसिज्म एंड हाउ दिस वर्ड क्लासिकल और न्यू क्लासिकल केम इन वोग. ठीक है, कैसे ये जो टर्म है न्यू क्लासिसिज्म, या जो हम लोग जिसको क्लासिसिज्म कहें या न्यू क्लासिसिज्म कहें, कहां से आया है, एंड व्हाट अदर नेम्स फॉर दिस पीरियड आर. तो इस पीरियड के लिए बहुत सारे नाम्स हैं, जस्ट लाइक एज ऑफ ड्राइडन पोप, बिकॉज द टाइम ऑफ ड्राइडन बिगिंस समटाइम्स इन 1650s and ends in 1700 with his death. And Alexander Pope's time begins at the end of the 18th century, 17th century, and ends with the death of Pope in 1744. And time of Dr. Johnson is in from the first and few years of the second half of the 18th century. So ये जो writers हैं बड़े important writers हैं. ठीक है, तो क्यों इनको ये अलग अलग क्या नाम दिए जाते हैं, जैसे न्यू क्लासिसिज्म कहा गया या क्लासिसिज्म कहा गया, या फिर इसी को ऑगस्टन एज कहा जाता है, एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ पोप, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, एज ऑफ एनलाइटनमेंट. ये सारे नाम जो हैं, ऑल दीज नेम्स आर एसोसिएटेड विद द सेम एरा, that is from 1660 to 1798. इसी एरा से जो पूरा का पूरा ये सारे नाम हैं, सारे के सारे एसोसिएटेड हैं. ऑगस्टन एज, न्यू ऑगस्टन एज, न्यू क्लासिकल एज, क्लासिकल एज, क्लासिसिज्म. ठीक है, दैट इज एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन. ये सारे जो नाम हैं, all these names are associated with this period and they have their own significances. First of all, if we talk about the names on the name of the prominent writer, just like age of Dryden, age of Pope, age of Dr. Johnson, these were most influential and prominent writer of the time. That's why the ages has been decided on their name. But apart from these, the other names, just like classicism, neoclassicism, Augustine, neo-Augustine, age of prose and reason, and age of enlightenment, all these names have their significance. First of all, we talk the word neoclassicism. Actually, neoclassicism suggests the
सर नियो क्लासिसिज्म क्या एक बार बता दीजिए, उसी पर चर्चा कर रहे हैं अनन्या, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो ये जो वर्ड है नियो क्लासिसिज्म कहाँ से आया, दैट गोज बैक टू द क्लासिकल राइटर्स। हु आर क्लासिकल्स? क्लासिकल्स आर ग्रीक्स एंड रोमन्स, स्पेशली होमर, इलियट, सॉरी होमर एंड दो नाम और थे, मैं भूल गया नाम, शायद इसमें लिखे हों, यहीं पर लिखा होना चाहिए। नहीं लिखा है इसमें। वर्जिल, होमर, ठीक है। ये जो वर्जिल और होमर हैं, एक और राइटर है, नाम उनका भूल गया, ठीक है। तो ये जो क्लासिक राइटर्स हैं, दैट इज ग्रीक एंड रोमन्स, सो उनकी जो लर्निंग्स हैं, उनके जो वर्क्स हैं, उनके रिवाइवल एंड इमिटेशन, दे मीन्स दीज राइटर्स, दीज critics, these thinkers consider these Romans are these classics as the authors and as the personalities who mastered in all the genres in the in thinking of these writers। ये जो writers हैं ग्रीक एंड रोमन्स, उन वो जो ये तमाम जॉनराज हैं लिटरेचर की, इन ट्रेडिशनलिस्ट राइटर्स जो इस न्यू न्यू क्लासिकल एज में हुए, न्यू ऑगस्टन एज में हुए, जस्ट लाइक ट्राइडन, पोप एंड डॉक्टर जॉनसन एंड सेवरल अदर्स, तो उनकी नजर में दीज क्लासिकल राइटर्स आर एक्चुअली द मास्टर्स and they have established these literary genres and perfected them। So they suggested that just follow the classics, ठीक है। तो उनका कहना था कि जस्ट फॉलो द क्लासिकल रूल्स, जो रूल्स उन्होंने बनाए उन क्लासिकल रूल्स को फॉलो करना, उन क्लासिक राइटर्स को फॉलो करना, दैट इज क्लासिसिज्म, ठीक है। तो इन राइटर्स को फॉलो करना, यही क्या है, क्लासिसिज्म है। विशाल शर्मा, होमर, वर्जिल एंड ओविड, बिल्कुल ठीक। विशाल ने नाम याद दिला दिए, होमर, वर्जिल, ओविड, और ठीक है, ये तीन नाम याद रखिए इन रोमन्स में, ठीक है। तो इनको ये मास्टर्स मानते थे और इनका इमिटेशन, इनको फॉलो करना, इनके बनाए रूल्स को फॉलो करना, दैट इज नियो क्लासिसिज्म, ठीक है। तो बात समझ में आई, दैट इज क्लासिसिज्म, उनका जो काम था दैट इज क्लासिकल, ठीक है। दे आर थॉट टू बी क्लासिक्स। ये वर्जिल, होमर, ओविड, ये जो ग्रीक एंड रोमन राइटर्स हैं, दे आर कंसीडर्ड एज क्लासिक्स। एंड नाउ the thought was to revive these classics। इन क्लासिकल राइटर्स और इनके रूल्स रेगुलेशंस को फिर से रिवाइव करने की बात है, फिर से फॉलो करने की बात है। दैट्स व्हाई दिस इज न्यू क्लासिसिज्म, बिकॉज दिस इज न्यू थिंग। न्यू मीन्स न्यू, ठीक है, न्यू क्लासिसिज्म। अब यही बात करते हैं, व्हाई ऑगस्टन, और व्हाट इज द ऑगस्टन एंड व्हाट इज न्यू ऑगस्टन। Augustan age means the time of Augustus Caesar, that was the emperor of Rome। रोम का एम्परर था ऑगस्टस सीजर, ठीक है। तो इन द टाइम ऑफ ऑगस्टस सीजर, द टाइम वाज नोन इन द हिस्ट्री ऑफ रोम इज ऑगस्टन एज। एंड एट दैट टाइम द लिटरेचर एंड आर्ट वाज ऑन इट्स पीक, ऑन इट्स जेनेथ, ठीक है। तो उसके समय में ये जो लिटरेचर है, ये जो आर्ट है, वो अपने पीक पर था। तो इनका कहना, ये जो क्लासिकल न्यू क्लासिकल राइटर्स ऑफ द 18th सेंचुरी हैं, लेटर पार्ट ऑफ 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी, दे वर ऑफ द व्यू दैट वी शुड मेक दिस द लिटरेचर ऑफ दिस एरा। ये जो टाइम था जिसको हम लोग न्यू क्लासिकल एज कहते हैं, इनका विचार ये था कि वी शुड मेक द लिटरेचर ऑफ दिस टाइम ऑफ द सेम स्टैंडर्ड दैट वाज एट दैट टाइम, ठीक है। जैसा ऑगस्टस सीजर के टाइम में लिटरेचर एंड आर्ट था, उसी कंडीशन में हम लोगों को उस लेकर के इस लिटरेचर और इस आर्ट को पहुंचाना है, वहीं तक हमको इसको लेकर के जाना है। दैट इज द एम ऑफ दिस
neoclassicism. That's why, with the aim of creating a new Augustan age in England, that's why this era is named as Augustan era, Augustan age और न्यू ऑगस्टन एज. तो इस जो न्यू क्लासिकल एज है इसको न्यू ऑगस्टन एज इसीलिए कहते हैं बिकॉज द राइटर्स ऑफ दिस एरा were aimed to bring that condition, that situation of literature and art in England. ठीक है, जो अगस्टस सीजर के टाइम में आर्ट और लिटरेचर जिस कंडीशन में था वैसी ही कंडीशन और सिचुएशन को क्रिएट करना लाना एम था. दैट्स व्हाई दिस एज, दिस टाइम इज नोन एज ऑगस्टन एज. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस we'll move to other names, that is age of prose and reason and age of enlightenment. If we see the history of English literature, we'll find that before the 18th century, in 17th and 16th century, prose was not so much elevated. It was little bit neglected because there was prominence of drama, there was prominence of poetry, there was prominence of lyrics. But in 18th century, with the emergence of periodicals and periodical novels, with the emergence of coffee houses and clubs, there was prominence of prose. And in those prose, they have used reasoning and logic, and they have developed analysis. And the genre of satire makes a high use of critical learning, high use of critical studies. तो जो सटायर्स थे, सटायर में एक क्रिटिकल लर्निंग का काम हुआ, एक चीजों को क्रिटिकली एनालाइज करने का काम हुआ, रीजनिंग का इम्प्लीमेंट हुआ. दैट्स व्हाई दिस टाइम इज कंसीडर्ड एज एज ऑफ प्रोज एंड रीजन. And this reasoning and intellectual ability brings enlightenment to the era. That's why this era is also considered as the age of enlightenment. So here the most writers of this period were traditionalist. तो इस पीरियड के जो मेन फीचर्स हैं उन फीचर में से सबसे बड़ा फीचर यही है कि मोस्ट ऑफ द राइटर ऑफ दिस एरा वर ट्रेडिशनलिस्ट. For example, we have Alexander Pope. Alexander Pope was of the view that just to follow the classics is actually the thing of it, is actually the right thing. He was of the view that if you want to write something in poetry, you should write in heroic couplets, not in any other genre, not in any other stanza form. तो अलेक्जेंडर पोप का कहना था, अलेक्जेंडर पोप का ये विचार था कि भाई अगर आप लिखते हैं जस्ट इमिटेट द क्लासिक्स, जस्ट फॉलो द क्लासिक रूल्स एंड राइट ओनली एंड ओनली इन heroic couplet, because he was not of the view that poetry is a natural thing. It is actually a reasoning ability. It needs skill, not like romantics. Poetry is a spontaneous overflow of feelings. ठीक ना? तो न्यू क्लासिक्स डोंट थिंक दैट पोएट्री इज एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन. उनका कहना था कि दैट इज पोएट्री इज अ स्किल. If you want to write, just follow the rules and write the poetry and write the literature, right? Create the art. Means if you are an artist, you must have a skill, and the skill was in heroic couplets. What is heroic couplet? Heroic couplets are two rhyming line stanza that was in आयम्बिक पेंटामीटर. ठीक है, 10 सिलेबल की जो लाइंस होती थी और आयम में लिखी जाती थी, और वो कैसी थी? राइमिंग थी. जस्ट लाइक राइमिंग क्या होगी? ए बी सॉरी ए बी बी सी सी डी डी, इस तरीके की राइमिंग होनी चाहिए. यानी कि दोनों लाइंस जो हो उनकी राइम स्कीम मैच करे, और उनकी लेंथ जो हो वो 5 आयम्बिक मीटर्स की होनी चाहिए. और द मोस्ट स्किलफुल कंडीशन इज दैट क्लोज्ड कपलेट्स. What is closed couplet and what is open couplet? ठीक है, आपने दोहे पढ़े होंगे कबीर के, बिहारी के,
रहीम के। तो मोस्ट ऑफ दोहों में आपको एक बात लगी होगी कि 2 लाइन में पूरी बात खत्म। जैसे मैं एक हिंदी के दोहे से आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, देन इंग्लिश में आपको बात करूंगा। अभी एक एग्जाम्पल हम ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे हिंदी में आपने दोहा पढ़ा होगा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया, या फिर कोई भी आप एक दोहा ले लो, ठीक है। तो उसमें बात क्या थी, जैसे मैंने एग्जाम्पल में कहा कि दैट इज गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। मतलब एक क्वेश्चन था पहली लाइन में कि डाउट था कि भाई गुरुजी खड़े हैं, भगवान खड़े हैं दोनों, और जो तीसरा व्यक्ति है उसके मन में ये डाउट है कि किसके पैर पहले पड़े, गुरुजी के कि भगवान जी के। तो बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए, ठीक है। तो फाइनली बात खत्म होगी, इन 2 लाइन से आगे पीछे कोई बात ही नहीं रह गई। मीन्स क्लोज्ड कपलेट्स आर दोज कपलेट्स दैट एंड द होल थॉट, दैट एंड द होल टॉक विद इन द 2 लाइन। पूरी बातचीत केवल 2 लाइन में खत्म, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल यहां देखिए सामने, ये जो आपका दिख रहा है दैट इज, इस पर हम अभी और बातचीत करेंगे हम लोग, लेकिन यहां फिलहाल हम लोग एक क्लोज्ड कपलेट के रूप में इसको समझ सकते हैं। नो देन दाई सेल्फ, presume not God to scan, to prepare to proper study of mankind is man। ये क्या कह रहा है, पोप की लाइन है। पोप एसे ऑन मैन में कह रहा है कि भाई नो देन दाई सेल्फ, खुद को जानो, खुद को जानो। प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, ठीक है। गॉड को स्कैन मत करो, बाकी बाहर की दुनिया को मत जानने की कोशिश करो। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। मनुष्य होने का मतलब सिर्फ क्या है कि आप मनुष्य को प्रॉपरली जाने, ह्यूमन बीइंग को आप प्रॉपरली जान पा रहे हैं, दैट इज द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड। सो प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, ठीक है। मनुष्य की जो प्रॉपर स्टडी है वही क्या है, मैन होना है। तो 2 ही लाइन में पूरी बातचीत खत्म हो गई। एंड अलेक्जेंडर पोप इज रियल मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट्स, ठीक है। सो this is closed heroic couplet, but and what is open heroic couplet। अगर ये 2 लाइन से बातचीत आगे कंटिन्यू होती है, ठीक है, बात 2 लाइन में खत्म नहीं हुई, वो तीसरे लाइन में कंटिन्यू हो गई और अगला कपलेट कंप्लीट हो गया, तीसरे से भी आगे कंटिन्यू हो गया, ठीक है, दैट इज ओपन कपलेट, ठीक है। बातचीत अगर 2 लाइन से आगे एक्सटेंड करती है तो वो ओपन कपलेट हो गया, और 2 ही लाइन में पूरी बात खत्म, दैट इज क्लोज कपलेट। सो अलेक्जेंडर पोप इज द मास्टर ऑफ क्लोज्ड कपलेट, ठीक है। तो यहां पर बातचीत ये थी कि दैट इज दे वर ट्रेडिशनलिस्ट, दे फॉलो ट्रेडिशंस, दे फॉलो क्लासिक्स, एंड देयर एक्चुअल एम वाज द इमिटेशन ऑफ क्लासिक्स, इमिटेशन ऑफ नेचर, इमिटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो जो ये नेचर है, मनुष्य है, उसका एक इमिटेशन करना और क्लासिक रूल्स को फॉलो करना, दिस इज द ट्रेडिशन। एंड द राइटर्स ऑफ दिस न्यू क्लासिसिज्म वर द ट्रेडिशनलिस्ट, ठीक है। दे हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर क्लासिकल ऑथर्स and especially the Romans, who they believed had established and perfected the principal literary genres for all time, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिशनलिस्ट राइटर्स थे ऑफ न्यू क्लासिसिज्म, इनके पास जो क्लासिकल ऑथर्स थे, उन क्लासिकल ऑथर्स स्पेशली उनमें रोमन राइटर्स, ठीक है, उन रोमन राइटर्स में भी स्पेशली वर्जिल, होमर एंड ओविड, ठीक है, उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होमर, ठीक है। एंड होमर्स आर्स पोएटिका इज वन ऑफ द बेस्ट वन। सो उनका मानना था कि दे हैव परफेक्टेड द ऑल जॉनरास एंड दे वर परफेक्शनिस्ट, दैट्स व्हाई देयर रूल्स मस्ट बी फॉलोड। तो उनका विचार ये था कि इनके जो रूल्स हैं, इनके जो रेगुलेशंस हैं, उनको निश्चित रूप से फॉलो किया जाना चाहिए, ठीक है। आगे, दे थॉट दैट रीजन एंड जजमेंट वर द मोस्ट एडमरेबल फैकल्टीज एंड द डेकोरम वाज एसेंशियल, ठीक है। तो इन ट्रेडिशनलिस्ट राइटर्स का, इन न्यू क्लासिकल राइटर्स का जो मानना था कि रीजन एंड जजमेंट, ठीक है, ये 2 चीजें, रीजन एंड जजमेंट। व्हाट इज रीजन? रीजन इज लॉजिक, ठीक है, एंड जजमेंट इज दैट इज द रिजल्ट ऑफ लॉजिक एंड रीजन, ठीक है। ये क्या है? दैट इज वर द मोस्ट
admirable faculties. Admirable means प्रशंसनीय, faculties means qualities. ठीक है, means of an artist, of a man, the two qualities are very admirable, that is reason and judgment. ठीक है, किसी भी मनुष्य में, किसी भी आर्टिस्ट में जो दो क्वालिटीज हैं, रीजनिंग की क्वालिटी, लॉजिक की क्वालिटी एंड जजमेंट, निर्णय की क्वालिटी, ठीक है, वो क्या है, मोस्ट एडमिरेबल क्वालिटीज हैं. एंड दैट डेकोरम वाज एसेंशियल. ठीक है, एंड दे फील दैट डेकोरम मीन्स, डेकोरम इज रूल्स एंड रेगुलेशंस. रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी इसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो रूल्स को फॉलो करना इज इसेंशियल, इज अनअवॉइडेबल. आप रूल्स को फॉलो करने से बच नहीं सकते. ठीक है, आगे कहते हैं, इन प्रोज एज इन वर्स द मोस्ट डिजायरेबल क्वालिटीज वर हार्मनी, प्रपोर्शन, बैलेंस एंड रेस्ट्रेन. तो चार क्वालिटीज हैं जिनको बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया, बोथ इन प्रोज एंड वर्स, पोएट्री और प्रोज दोनों में. पहली चीज हार्मनी, मीन्स जो थॉट्स हैं उनमें एक हार्मनी होनी चाहिए, तारतम्य होना चाहिए. ऐसा ना हो कि अपनी ढपली अपना राग. ठीक है, एक विचार एक लाइन का उधर जा रहा है, दूसरी लाइन का उधर जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक हार्मनी होनी चाहिए. सेकंड चीज प्रपोर्शन. ठीक है, कहां पर आप किस तरीके की बात करें, जो है प्रपोर्शन मेंटेन रहना चाहिए. ठीक है, बैलेंस एंड रेस्ट्रेंट. ठीक है, तो जो राइटिंग हो बैलेंस्ड हो, थॉट बैलेंस्ड हो, तो इस तरीके का एक जो डेकोरम है उसको फॉलो किया जाना चाहिए. एंड फाइनली द न्यूक्लासिकल राइटर्स aimed at correctness. What is correctness? Correctness means the strict following the rules, means strictly according to rules, means चीजें एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए. ठीक है, बिकॉज 10 syllable is 10 syllable. ठीक है, they have criticized John Donne for using extra syllable. ठीक है, बिकॉज जॉन डन कहीं जरूरत पड़ती थी तो 11 सिलेबल कर दिया, कहीं जरूरत पड़ी तो उसने 10 सिलेबल कर लिए. तो एक्स्ट्रा सिलेबल को 9 सिलेबल कर लिया. तो एक्स्ट्रा सिलेबल को यूज करने, घटाने, बढ़ाने के लिए क्रिटिसाइज किया जॉन डन को. तो दे वर वेरी स्ट्रिक्ट टू द रूल्स एंड दे बिलीव इन करेक्टनेस. ठीक है, रूल्स शुड बी फॉलोड. ठीक है, मैन एंड हिज एक्टिविटीज वर regarded as the main subject of poetry. Neoclassicism में जो मैंने बताया कि that is imitation. What is imitation? Imitation of classicals, classic learning, classic writers, classic literature, as well as imitation of human being and human action. Because there was a classic writer, Aristotle. He has defined tragedy as an imitation of action. ठीक है, so they were also the followers of those classicals, and they aimed that the man's and his activities, matlab human being and his activities should be imitated in the poetry, and this imitation must be the most important subject of the literature. और ये बात पोप ने अपने एशियन मैन में कही. क्या कही कि नो देम देन thyself, presume not God to scan, the proper study of mankind is man. This was announced by Alexander Pope. Not this only, Alexander Pope has given a lot of rules and regulations, and he has talked a lot of things in his two very important works, that is An Asian Man and An Asian Criticism. दो ऐसे वर्क्स हैं, और दो के दोनों इनको एसेज कहा गया, बट बोथ आर इन वर्स. These are verse essays, and Alexander Pope has given lot of things, lot of important things in these essays. ठीक है, बहुत सारे rules and regulations की बात करते हैं. And here for neoclassical writers, art is not for art's sake. Actually here art is humanity's sake. मीन्स कला कला के लिए नहीं होनी चाहिए, बट कला किसके लिए होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी के लिए होनी चाहिए, मानवता के लिए होनी चाहिए. ह्यूमन का इमिटेशन होना चाहिए, ह्यूमन को जो एक्शंस हैं उनका इमिटेशन होना चाहिए. वाज द सेंट्रल आइडियल ऑफ न्यूक्लासिक
ह्यूमनिज्म। ठीक है, जो न्यू क्लासिक ह्यूमनिज्म है, जो न्यू क्लासिक लिटरेचर है, न्यू क्लासिकल पोएट्री है, उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एम है वो ये भी है कि आर्ट जो है वो ह्यूमैनिटी सेक होनी चाहिए, ना कि आर्ट फॉर आर्ट सेक। ठीक है, आर्ट फॉर आर्ट सेक विक्टोरियनिज्म में आएगा, उसके बाद आएगा। ठीक है, लेकिन न्यू क्लासिसिज्म इज फोकसिंग ऑन आर्ट फॉर ह्यूमैनिटी सेक, नॉट आर्ट फॉर आर्ट सेक। क्लियर? अब वहां से आगे बढ़े तो दैट इज द emphasis tended to be what man possess in common, the general and representative characteristics of mankind. Johnson summarized it all in Vanity of Human Wishes. डॉक्टर जॉनसन ने इसी बात को अपने एक वर्क जिसको कहते हैं द ह्यूमैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, उसमें जो है समराइज किया। क्या कहा? लेट ऑब्जर्वेशन विद एक्सटेंसिव व्यू survey mankind from China to Peru, remark each anxious toil, each eager strife, and watch the senses, busy scenes of crowded clouded light. तो यहाँ पर उसी जो भी क्वालिटीज मनुष्य के अंदर हैं, जो भी चीजें मनुष्य करता है, जो इमिटेशन की बात की, ह्यूमैनिटी की, जो मनुष्य को पूरी तरह से जानने की बात की, द सेम थिंग वाज आल्सो समराइज्ड बाय डॉक्टर जॉनसन। क्या कहते हैं? दैट इज लेट ऑब्जर्वेशन विद एक्सटेंसिव व्यू। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग को क्या करिए? ऑब्जर्व करिए, बहुत एक्सटेंसिवली ऑब्जर्व करिए, एंड सर्वे मैनकाइंड फ्रॉम चाइना टू पेरू। China to Peru is actually used symbolically, means just scan, just observe, just survey human being of the whole world. China to Peru, that is representing the whole world. ठीक है, remark each anxious toil, each eager strife, and much and watch the busy scenes of crowded light. ठीक है, जो भी भीड़ है, जो भी लोग हैं, जो भी चीजें हैं, उन सबको जो भी चीजें हैं उनको प्रॉपरली स्कैन और ऑब्जर्व करके लिखना, दैट इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, एंड दैट इज द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू क्लासिकल पोएट्री। सो और ये जो यहाँ पर चार लाइंस हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन कपलेट। ठीक है, ये जो है ये ओपन कपलेट का एक एग्जांपल है। ठीक, बात क्लियर? और थोड़ी सी बातें और, न्यू क्लासिसिस्ट वर नॉट कंजर्वेटिव्स इन एनी पेजोरेटिव। अब जैसे आप लोग ये लगातार देखते रहे कि मैंने कहा कि भाई वो ट्रेडिशनलिस्ट हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट कंजर्वेटिव। ठीक है, वो किसी विचार में, किसी आरोप प्रत्यारोप में कंजर्वेटिव नहीं है, रूढ़िवादी नहीं है, मीन्स की बहुत किसी को अपमान जैसे करने जैसी चीजें नहीं है। ठीक है, वो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स। ठीक, कंजर्वेटिव नहीं है, दो दे वर inclined to settle for the traditional and typical. They were ready to accept the novel and the particular, and they were much concerned with the importance of invention and fancy and imagination. ठीक है, माना कि इनको ये ट्रेडिशनलिस्ट हैं, बट दे आर नॉट कंजर्वेटिव्स। ठीक है, वो बहुत जो ट्रेडिशन है उस पर बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ट्रेडिशन को, बट दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द नॉवेल दैट वाज अ न्यू जॉनरा। ठीक है, नॉवेल की जो बिगनिंग हुई वो 18th सेंचुरी में हुई, एंड नॉवेल वाज एक्सेप्टेड बाय देम। ठीक है, दे वर ट्रेडिशनलिस्ट बट नॉट कंजर्वेटिव्स। ठीक, एंड जस्ट और भी जो नए इन्वेंशंस थे, नई चीजें थी, उनको भी इन्होंने एक्सेप्ट किया, बट दे वर वेरी स्ट्रिक्ट टू द रूल्स। क्लियर? इतनी सी बातें थी अबाउट द न्यू क्लासिसिज्म। ठीक है, फाइनली न्यू क्लासिसिज्म क्या है एक्चुअली? एक बार फिर से न्यू क्लासिसिज्म को हम लोग समराइज करें, दैट इज दे आर ट्रेडिशनलिस्ट, दे फॉलो क्लासिक्स। क्लासिक्स क्या है? क्लासिक्स आर रोमन एंड ग्रीक राइटर्स, स्पेशली होमर, वर्जिल एंड ओविड and several others. ठीक है, and they thought that the
These classics were the masters, and they mastered and perfected all kind of genres of literature and art, and their rules, and they should be copied, they should be imitated, and their rules should be followed strictly. यही सारी बातें थी, एंड यही सारे इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे. एंड देयर पोएट्री इज एग्जैक्टली अर्बन. They don't follow the rural things, they don't follow the common man language, they use standard language, they use standard people in their poetry. The satire is best example of their poetry, and for example, there are long tradition of satires, and satires are actually the imitation of the classics. Two famous kinds of satires was popular in the time of neoclassicism. That was Juvenalian satire and Horatian satire. Both Juvenal and Horace, both are the Greek writers, and they were the masters of the satire, and they were imitated in satires by the neoclassical writers. And satire was one of the most important genre. For example, MacFlecknoe, uh, Alexander Pope's Dunciad, and Absalom and Achitophel, and several others. ठीक है, lot of satires were written. तो ये जो टाइम था, that was the time of heroic couplet, that was time of satires, that was the time of urban poetry, that was the time of high class literature, and very adherence to the rules and regulations of the classics, and the imitations of classics and nature and man. That is the neoclassicism in English literature. ओके, सो अभी अगर हम लोग कंटिन्यू करें, 15 मिनट्स हैं, बट हमें लगता है कि 15 मिनट में हम लोग रोमांटिसिज्म को सम अप नहीं कर पाएंगे, इसलिए रोमांटिसिज्म को हम लोग बिगिन नहीं करेंगे. ठीक, रोमांटिसिज्म को हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी कल की क्लास में करेंगे. और हमने इस जो नावल्स हैं, सॉरी नावल्स नहीं, स्टोरीज हैं आपकी, उन पर भी हमने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है. उम्मीद करता हूं कि कल से उन पर भी हम कुछ वीडियोस आपको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया करेंगे, और वो जो है आप देख करके नेक्स्ट लाइव क्लासेस में आप उनका भी डिस्कशन कर लेंगे. ठीक है, सो आज के लिए इतना. किसी का कोई क्वेश्चन है, जस्ट प्लीज आस्क योर क्वेश्चन इफ यू हैव एनी. ठीक है, ये मैंने आपको हैंड रेज का ऑप्शन दिया. अगर आप में से किसी के पास कोई क्वेश्चन है, जस्ट क्लिक द रेज हैंड. ठीक है, ताकि हम वेट करें. अगर नहीं कोई क्वेश्चन है, जस्ट गिव मी अ साइन टू एंड द क्लास. आज ये देख करके अच्छा लगा कि क्लास में आज 20 लोग हैं. देखिए, अभी तक अगर सीरियस नहीं थे, सीरियस हो जाओ भाई. 2 महीने से भी कम समय बचा है आपके एग्जामिनेशन के लिए. अगर ये अपने दिए हुए डेट पर एग्जाम करा लेते हैं, करा भी लेंगे, मानते हैं 11 फरवरी समय दिया है, 11 फरवरी से नहीं होगा तो 15 से 20 से 18 से कुछ ना कुछ हो जाएगा. ठीक है, मान करके चलिए कि फेब लास्ट तक आपका एग्जामिनेशन बिगिन होना ही होना है. ठीक है, लेकिन जो डेट उन्होंने दिया है उस डेट पर आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि क्योंकि जो है अगर उसी डेट पर उन्होंने एग्जाम करा लिया, क्या करेंगे. ठीक है, तो अंकिता मौर्य का क्वेश्चन है, सर व्हाई दिस एज इज नोन एज एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन. बिकॉज डॉक्टर जॉनसन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर्स, प्रोज राइटर्स एंड क्रिटिक्स ऑफ द टाइम. ठीक ना, जो 18th सेंचुरी का लेटर पार्ट है, उस पार्ट में डॉक्टर जॉनसन वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन. उनके कई सारे वर्क्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जस्ट लाइक मैंने चर्चा किया, दैट इज वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस. ठीक है, एंड आफ्टर दैट वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस, दैट इज वी हैव लाइव्स ऑफ पोइट्स. ठीक है, और dictionary that was published in 1755. So he was very prominent and important writer. That's why this age is known as age of Dr. Johnson. जैसे आप एज ऑफ विलियम शेक्सपियर कहते हैं, जैसे आप एज ऑफ स्पेंसर कहते हैं, तो जो प्रोमिनेंट राइटर एज ऑफ मिल्टन कहते हैं, प्रोमिनेंट राइटर के नाम पर उसका एज हम लोग डिसाइड कर लेते हैं इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री ऑफ एनी लिटरेचर.
तो उसी तरीके से डॉक्टर, जैसे अलेक्जेंडर पोप वाज प्रोमिनेंट इन हिज टाइम, जॉन ड्राइडन वाज प्रोमिनेंट इन हिज टाइम, सो इसीलिए हम लोग जो डॉक्टर जॉनसन का टाइम है उसको हम लोग एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से कह लेते हैं, ठीक है। और एक एक ने, शशि प्रभा ने हैंड रेज किया है, उनके भी क्वेश्चन का इंतजार करते हैं, ठीक है। अन्य किसी को भी कुछ पूछना है, जस्ट हैंड रेज करें ताकि हम इंतजार करते रहें उनके क्वेश्चन। जैसे शशि प्रभा ने किया है, वांट टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है, पूछ लो भाई। बोलिए शशि प्रभा, आप बोल करके भी पूछ सकती हैं। एडमिरेबल की मीनिंग क्या होगी? किसका? एडमरेबल। एडमिरेबल। एडमरेबल वर्ड एडमायर से बना हुआ है, ठीक है। एडमायर का मतलब होता है कि किसी की प्रशंसा करना, तो जो प्रशंसनीय है वो एडमरेबल है, ठीक है। एक्चुअली ये बोल करके पूछने वाला फीचर मुझे अभी अभी पता चला है, दैट इज गुड। एक अच्छा डिस्कशन हो सकता है एंड में। और किसी को कोई क्वेश्चन आप बोल करके भी पूछ सकते हैं। हो गया शशि प्रभा, और कुछ पूछना है? नो सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, ये बहुत बढ़िया फीचर मुझे आज मिल गया, ठीक है। आप लोग बोल करके भी पूछ सकते हैं, हैंड रेज करेंगे, मैं यहां से आपको बोलने के लिए अलाउ कर दूंगा तो आप बोल सकेंगे। गॉड, बैठे बैठे मेरा गर्दन दर्द करने लगता है, तो हमें लगता है किसी के पास और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब आप लोग जो है क्लास के बाद पूछने के लिए क्वेश्चन तैयार रहिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप टाइप करके ही पूछें, आप लिख कर बोल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो एडमिरेबल का मीनिंग शशि प्रभा ने पूछा है, ठीक है, कोई बात नहीं, बता दिया मैंने। सो आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए आज का सेशन यहीं करते हैं एंड, और मिलेंगे कल शाम के 7 बजे। और उम्मीद करता हूं कि कल एक एटलीस्ट एक स्टोरी का वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।